नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार डॉक्टर संगीता झा की कहानी मैं कुंती नहीं। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैं वसुधा एक भरे पूरे परिवार में बचपन से रहती थी। घर की ज़रूरतें खेती और एक फर्टिलाइज़र की शॉप से पूरी होती थीं। घर पर माँ बाबूजी, दादा दादी, चाचा चाची और हम सब बच्चे साथ रहते थे। हम 3 बहनें और चाचा के 4 बेटे थे, लेकिन हम सातों सगे भाई बहनों की तरह ही रहते थे। इसलिए अम्मा को कभी ये लगा ही नहीं कि उनके हिस्से बेटियां और चाची ने बेटों की माँ बन बाजी मार ली है। चाचा चाची की चहेती हम बहनें ही थीं और घर में हम तीनों का ही राज था। चाचा के 4 बेटे भी बेटी की चाहत में ही हुए थे। घर में सब कुछ था, लेकिन थे दादी के कटाक्ष, जो यदा कदा माँ को किया करती कि उन्होंने कोई बेटा जना नहीं। लेकिन चाची नहले पर दहला मारती, बेटे जन्म के मैंने कौन सा तीर मार लिया। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मेरा तो सारा काम मेरी बेटियां ही करती हैं। पढ़ाई में देखो नंबर 1। ऐसा कह चाची हमेशा दादी का मुंह बंद कर देती। हालांकि चाची को पूतों वाली होने की वजह से दादी की प्यारी बहू होना था, लेकिन जानबूझकर वो कैंची की तरह जुबान चलाती, ताकि दादी माँ को बेटियों का ताना भी न दें और माँ उनकी प्यारी बहू भी बन जाएं। पूरे गांव में हमारे घर की मिसाल दी जाती। हम तीनों बहनें गांव के स्कूल में मन लगाकर पढ़ती। सबका सपना था गांव से मिडिल स्कूल पास कर पास के शहर के बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का। वहीं सारे भाई स्कूल जाने से कतराते, यदा कदा जाते, उसमें भी कुछ खुराफात कराते। आए दिन पापा उन्हें चाचा की मार से बचाते थे। वैसे घर में उनका व्यवहार हम बहनों से अच्छा था। क्या मजाल कि कोई लड़का हमें आंख उठाकर देख ले, उसकी हड्डी पसली एक करने पर आमादा। एक बार हम सब में सबसे छोटी बहन टुन्नी ने अपनी क्लास के लड़के से साइकिल में लिफ्ट ले ली। उसके पैरों में दर्द था और लड़का घर के पास ही रहता था। उसके थोबड़े और साइकिल की जो हालत हुई कि पहचानना ही मुश्किल था। गांव में हल्ला हुआ सो अलग। पापा गांव के सरपंच थे, इससे उस लड़के को नई साइकिल और 2 जोड़ी कपड़े दिला मामला रफा दफा किया। दादी हम तीनों बहनों को कभी रामायण तो कभी महाभारत की कहानियां सुनाती। रामायण तक तो ठीक था, पर जब महाभारत में बताती कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता राजा विचित्रवीर थे, लेकिन असली पिता थे वेदव्यास ऋषि, मुझे ये चक्कर पहले समझ ही नहीं आता। ये असली पिता क्या होता है? दादी बड़े प्यार से बताती कि जब वेदव्यास अंबिका के पास साहचर्य के लिए आए तो उन्होंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। इसीलिए धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। ठीक उसी तरह जब ऋषि विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी अंबालिका के पास गए तो बेचारी डर के मारे पीली पड़ गईं। इसलिए पांडु को बचपन से ही पीलिया रोग था। फिर जब वेद व्यास जी को तीसरी बार बुलाया गया तो ना अंबिका गई और ना ही अंबालिका। उन्होंने अपनी दासी परिश्रमी को भेज दिया। बेचारी दासी ऋषि को देख भक्ति भाव में लीन हो गई और संत विदुर पैदा हुए। मैंने एक दिन दादी से पूछा, हमारे असली पिता कौन है? दादी ने कहा, नरेंद्र। मेरा जवाब था, पापा का नाम तो मालूम है, लेकिन असली पिता? मुझ बेचारी को तब मालूम भी न था कि पिता और पापा एक ही होते हैं। दादी फिर चिल्लाई, तुम्हारे पापा, पिता और असली पिता नरेंद्र ही हैं। मैंने फिर पूछा, आपने माँ के साहचर्य के लिए किसी को नहीं बुलाया? दादी तो क्रोध से कांपने लगी। उधर अम्मा और चाची का हंस हंस कर बुरा हाल था। उसके बाद दादी ने कुछ समय कोई कहानी नहीं बताई, पर मेरी जिज्ञासु बुद्धि में पिता और असली पिता डोलने लगे। उसके बाद स्कूल में अपनी एक स्टाइलिश इंग्लिश बोलने वाली फ्रेंड से अपनी इस परेशानी का समाधान मांगा। उसका जवाब बड़ा सरल था, स्टूपिड, असली पिता मीन्स बायोलॉजिकल फादर, जिसके स्पर्म से बच्चे का जन्म होता है। काश मेरी जिज्ञासा यहीं खत्म हो जाती।
मैं अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने लगी। जब अपनी सारी जिज्ञासाएं दोस्तों से पूछी जाने लगी तो दादी को लगा महाभारत आगे बताई जा सकती है। उन्होंने फिर कुंती और उसके पुत्रों की उत्पत्ति की कहानी बताई। मैं तो बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना भी देखती थी। खेती में ट्रैक्टर ट्यूबवेल आ जाने से और फर्टिलाइजर की दुकान से भी अच्छा मुनाफा होने से घर पर पैसों की कोई कमी न थी। चाचा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा सपना जरूर पूरा करेंगे। स्कूल में ही बॉटनी में पहले फूलों का पॉलिनेशन, फिर जूलॉजी में कॉकरोच मेढक का प्रजनन पढ़ाया गया। पढ़ा शुक्राणु और ओवम का मिलन। साथ ही पढ़ा लड़कियों में एक्स एक्स और लड़कों में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें वाई क्रोमोसोम्स पिता से ही आता है। फिर एक गुस्सा हलचल दिमाग में। जब वाई क्रोमोसोम पिता से आता है तो दादी जैसी औरतें महिलाओं को ही क्यों जिम्मेदार ठहराती हैं, बेटा न होने का ताना देती हैं। उसी हाई स्कूल के दौरान हम तीनों बहनें, माँ और चाची यानी दादी माइनस घर की लेडीज गैंग सांप सीढ़ी खेल रहे थे। अचानक मैंने कहा, शादी की क्या जरूरत है? बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ स्पर्म यानी शुक्राणु की जरूरत है। ओवम तो हम सबके पास है। आराधना करने पर सूर्य, पवन, इंद्र सभी अपना स्पर्म दे देते हैं। दादी ने बताया था पांडवों के बारे में। माँ और चाची के मुंह खुले के खुले रह गए और उन्होंने मुझे जोर से डांटा। चाची ने कहा, वो देवताओं की बात है, हम थोड़ी ना कोई उनकी बराबरी कर सकते हैं। तुम तीनों अच्छी तरह से पढ़ाई करो बस। मेरे मन में प्रश्नों के अंबार थे जो कभी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। माँ मुझे कहीं ले जाने में भी डरती थी कि फिर मैं वहाँ शुक्राणु ओवम या एक्स वाई न करने लगूं। मैं सोचती कि वो जमाना कितना एडवांस था। अपनी बहू को दोष न दे सासें खुद अपनी बहुओं के लिए शुक्राणु दाता का इंतजाम करती थीं। औरतों को आज़ादी थी कि ईश्वर की तपस्या कर उनका शुक्राणु ही मांग लें। द्रौपदी के 5 पति थे और 5 पति से बच्चे। और आज अपने पति को छोड़ कोई स्त्री अपने ऑफिस में किसी पुरुष कलीग से दोस्ती भी करे तो उल्टा रंडी और न जाने क्या क्या। अगर मन में इतने सारे प्रश्न हो तो आप उसी में उलझे रहते हैं। इसलिए जितने फोकस की मेडिकल में दाखिला पाने की ज़रूरत थी वो मुझ में नहीं था। डॉक्टर बनने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, पर मैंने अच्छे नंबरों से बीएससी ज़रूर पास कर ली थी। चाची के एक भाई इंदौर शहर में बिजनेस करते थे। हम बहनें चाची के साथ 2-3 बार उनके घर गए थे। वहीं अनिमेश के घर वालों ने मुझे देखा और पसंद कर लिया। मैं तो हमेशा की तरह जिज्ञासु थी। डिक्शनरी में अनिमेश का अर्थ ढूंढा तो पाया, जो पलक न झपकाए। और इसके अलावा सर्प का भी एक नाम अनिमेश है। बाप रे, ये कहीं सांप ना निकल जाए। घर में किसी को इतनी समझ नहीं थी कि अपनी ये बात कह पाती। उन्हें तो राम प्रसाद, श्यामलाल जैसे नामों के बीच अनिमेश तो परी कथाओं सा नाम था। चाची ने पूछा, खुश तो हो ना वसु? इतने बड़े शहर इंदौर में रहोगी, भाई के घर भी आना जाना लगा रहेगा। मुझे पसंद भी अनिमेश के घर वालों ने किया था। 3 भाइयों में सबसे छोटे थे अनिमेश। बड़े दोनों भाइयों के 2-2 बेटे थे। केवल अनिमेश ही कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। बाकी दोनों भाइयों की साझा राइस मिल थी, इसलिए घर का माहौल भी बिजनेस वालों की ही तरह था। अनिमेश के पिता लोग भी 4 भाई थे और सबकी अलग अलग राइस मिल थी। उनका घर पूतों वाली हवेली कहलाता था, क्योंकि अभी तक उनके यहाँ बेटी ने जन्म ही नहीं लिया था, या शायद जन्म ही नहीं लेने दिया होगा। गांव में पली बढ़ी होने के बाद भी मुझे सब बड़ा अजीब लग रहा था कि इंदौर जैसे शहर में भी लड़का लड़की को देखना नहीं चाहता। ज्वाइंट फैमिली, घर की औरतें ही लड़की पसंद करती हैं। उसके बाद इस बात का घमंड कि आज तक उनके खानदान में लड़की का जन्म ही नहीं हुआ है। मन ही मन सोचा, इनके यहाँ के पुरुषों के वाई क्रोमोसोम्स भी चाचा की तरह काफ़ी स्ट्रांग हैं। मुझ वसुधा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार चाची से मिन्नतें की,
चाची, जब अनिमेष मुझसे मिलने को उत्सुक ही नहीं है तो ये शादी क्यों? मैं गांव में पली बढ़ी जरूर थी, लेकिन सपने बड़े बड़े थे। कभी भी चाचा चाची की वजह से महसूस ही नहीं हुआ कि लड़की होना अभिशाप है और पूतों वाली का खिताब भी कोई चीज़ है। हर नवरात्रि में हमारे पांव पूजे गए और हमें खिलाने के बाद ही सबने खाना खाया। भाई कितने भी आवारा रहे हों, लेकिन हमेशा हमारी लाठी बने रहे। लेकिन घर वालों को इंदौर, प्रोफेसर और राइस मिल, ये सारे दुनियावी शब्द बड़े प्रभावित कर रहे थे। मेरे पीछे और दो बहनें थीं जो माँ के साथ रसोई में ही ज़्यादा खुश रहती थीं। बहनें भी खुश कि हर महीने बड़ी बहन से मिलने जाएंगी और इंदौर के मज़े उठाएंगी। मैं 23 बरस और अनिमेष 35 के थे। घर वालों को ये 12 साल का उम्र का फासला भी नहीं दिख रहा था। दादी ने कहा, मेरे और तेरे दादा में 20 साल का अंतर है। देखती नहीं, अभी भी दादाजी कितने हट्टे कट्टे हैं और मैं बूढ़ी हो चली हूँ। अरे वसु, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। माँ ने भी अपने और पिताजी के बीच ठीक 12 साल का अंतर होने की बात की। यहाँ मैं टाल मटोल कर रही थी और वहाँ से चाची के भाई रोज फोन कर रहे थे कि लड़के वालों को जल्दी है, कहीं लड़का हाथ से निकल ना जाए। मैं किस मुंह से कहती कि मुझे पति के रूप में दोस्त और प्रेमी चाहिए। मेरे सपनों की इस तरह हत्या न करें। चाची शादी की तारीख तय होने के बाद मुझे रोज शुक्राणु और ओवम के मिलन की प्रक्रिया धीमे धीमे समझाने लगी। मैं डर गई और मैंने चिल्लाकर पूछा, बाप रे, क्या वो रेप करेगा? चाची हंसी और कहा, शादी के बाद स्त्री पुरुष के संबंधों को प्रेम कहते हैं बेटा। जो जबरदस्ती तुमसे संबंध बनाए उसे रेप कहते हैं। मैं सन्न रह गई। वाह, गजब की दुनिया है। जिसने ना मुझे आज तक देखा और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश की, वो अगर मुझसे शारीरिक संबंध बनाए तो प्रेम। अब तक बाहर कोई भी लड़का हमारे आगे पीछे भी दिखे तो भाई खून करने पर आमादा। ऐसी शादी और फिर उस रात की कल्पना से डर और घृणा ज्यादा हुई। बकरे को ज़िबह होना ही था। लाख कोशिशों के बावजूद मैं इस शादी को रोक न पाई और पूतों वाली हवेली का एक हिस्सा बन गई। पहली रात कमरे में एक विचित्र सी मुस्कान लिए बड़ी जेठानी आई और एक दूध का ग्लास रख गई और कहा, देवर जी को पिला देना, ऑल दी बेस्ट, और जीत का अंगूठा दिखाकर चली गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि अपना कौमार्य खोने के लिए ऑल दी बेस्ट। डरी डरी सी बैठी रही और बैठे बैठे ही पता नहीं कब नींद लग गई। बीच रात में नींद खुली तो पाया अनिमेष जी पास के सोफे में कुड़मुड़ा के सोए हुए हैं। उनके लिए रखा गया दूध वैसे ही पड़ा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। इससे जान में जान आई। दूध जाकर वॉश बेसिन में फेंक दिया। नई दुल्हन के लिए बनाया गया कमरा और वॉशरूम घूम घूम कर देखा। बाथरूम से लगा हुआ एक छोटा सा कमरा था जिसमें दीवार से चिपकी अलमारी और एक बड़ा सा आईना था। ये सब तो अपने घर में देखा ही न था। इसीलिए न चाची कहती थी, बड़े घर की बहू बनने जा रही हो। मैं इतनी जिज्ञासु थी कि पूरी दुनिया का ज्ञान चाहे नॉवेल या फिर इंटरनेट से दिमाग में भर लिया था। मेरे लिए घर, कार, पैसों से ज़्यादा अहमियत ज्ञान और इंसान की थी। फिर भी इस कमरे के कोने कोने ने दिल छू लिया। मैं आईने में खुद को निहार रही थी कि पीछे से अनिमेष जी आए। पीछे से आती उनकी खुशबू से ही मेरे रोम रोम सुलग गए। उन्होंने बस इतनी सी इजाज़त मांगी, मैं बाथरूम चला जाऊं? तुम्हें जाना तो नहीं है? मैंने बस सर हिला दिया। ये मेरा पति कहिए या प्रियतम से पहला वार्तालाप था जिसमें मेरी भागीदारी केवल सर हिलाना था। मैं भी तैयार हुई और उनके साथ ही नीचे उतरी। मुझे लगा दोनों जेठानियों की तीखी नज़रें जैसे मेरे कपड़े ही उतार फेंकेंगी। मैंने शर्म के मारे सर झुका लिया। जैसे ही हम नाश्ते की टेबल पर बैठे, छोटी जेठानी ने मेरी कलाई पकड़ते हुए मुझसे पूछा, मज़ा आया? कैसी गुजरी रात? मैं सर झुकाए बैठी रही तो बड़ी जेठानी ने कहा,
अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हारी बहनें ही हैं। अनिमेष गुर्राए, क्या बकवास लगा रखी है, खाने भी दोगे? दोनों जेठानियां कोरस में चिल्लाईं। सॉरी भैया। किसी तरह चुपचाप मैंने नाश्ता किया। अनिमेष ने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई और कहा, अरे चिल रहो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कपड़े बदले और कॉलेज के लिए निकल गए। फिर उनकी भाभियां बिल्ली की तरह चिल्लाईं, ये क्या भैया, आज भी कॉलेज? कुछ दिन तो रुक जाते अपनी बीवी के पास। लेकिन अनिमेष तो निकल गए। मैंने भी राहत की सांस ली। बाप रे, रात को शायद थके रहे होंगे, नहीं तो आज दिन में ही मेरा रेप हो जाता। मैंने अभी 22 कंप्लीट भी नहीं किया था, छोटी ही थी मैं। घर में चाची ने सिवाय एक ग्लास दूध के और कुछ बताया ही न था। दोनों बहनें मुझसे भी छोटी थीं, उन्हें क्या ही पता होगा। वे शायद सोचती हूँ कि सारस ही माँ के पेट में बच्चे रख के जाता है। मुझे चुपचाप देख दोनों जेठानियाँ मुझे एक कमरे में ले गईं, जो उनका थिएटर रूम था। उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर मुझे एक ऐसी फिल्म दिखाई जिसमें पति पत्नी के अंतरंग संबंध और फोर प्ले जैसी दिखाई जा रही थी। मेरी तो जैसे घिघी ही बंध गई और मतली सी होने लगी। मेरे खड़े हुए रोंगटे देख दोनों डर गईं और उन्होंने सीडी निकाल ली। मुझे प्यार से कहा, पगली, ये सब तो जीवन की सच्चाई है। पति पत्नी के बीच जिस्मानी रिश्ता तो होता ही है। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। ये सब तो मनी बाबू को तुमको समझाना चाहिए था। अनिमेष को घर में मनी बाबू या मनी चाचा कहकर पुकारते थे। जब शादी हुई तो छोटी ही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा सब कुछ समझ भी आने लगा। एक पुरुष के बगल में रात भर लेटना और उसका मुंह पलट दूसरी तरफ लेट जाना पहले पहले जान बच गई वाला एहसास देता था, लेकिन समय के साथ ये अपने नारीत्व की हार सा लगने लगा। अब घर बैठे बैठे मैंने भी अपने मोबाइल में थोड़े पोर्न साइट देखने शुरू कर दिए। हर रात इंतजार रहता कि कुछ तो होगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगती। सुबह मैं जैसे अनिमेष के साथ नीचे उतरती, सासू माँ ऊपर से नीचे ताड़ती कि कहीं मेरा पेट उभर तो नहीं रहा है। एक दिन बीच वाली जेठानी दीपा दी के छोटे बच्चे ने उनसे जिद की कि उसे एक छोटी बहन चाहिए, जैसे उसके दूसरे दोस्तों के पास है। फिर क्या था, सासू माँ जोर से चिल्लाई, खबरदार सोनू, जो लड़की का नाम लिया। हमारे यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं। अब ये तेरी छोटी चाची तुझे नन्हा सा एक भाई ला कर देगी। उसके बाद तो हर दिन मुझसे फरमाइश की जाने लगी कि बाल गोपाल कब आ रहे हैं। छोटा सोनू रोज आकर मेरा पेट छूता और पूछता, चाची सारस को बोलो ना, मुझे बहन चाहिए। प्लीज चाची, मुझे भाई नहीं चाहिए। दोनों बड़ी जेठानी किसी न किसी बहाने कमरे में रात का फसाना या उसके छोड़े निशान देखने आती। उनके मनी बाबू का मेरी ओर न आना मुझे मेरी कमी लगने लगा और मैंने ही अपना कौमार्य तोड़ने की ठानी। कभी मैं रात में अपना सर उनकी छाती पर रगड़ देती, उनकी नाइट ड्रेस पर सिंदूर लग जाता, तो कभी लिपस्टिक लगा उनका गाल चूम लेती, कभी उनका हाथ अपने ब्लाउज के अंदर डाल लेती, खुद से खुद की चूड़ियां तोड़ लेती। लेकिन मजाल है कि अनिमेष टस से मस हुए हों, लेकिन अपने आप को चुभती नजरों से बचाने के लिए ये जरूरी था। अब अपने मनी बाबू और वसु यानी मुझे देख दोनों जिठानियां मुस्कुराती और खुश होती कि मुझे दी गई सीख काम आ गई है। इसके बाद भी अनिमेष उनकी तिरछी नजरों से कोई सीख न लेते। शादी को 1 साल हो चला था। उल्टी सीधी अश्लील पिक्चर और सोच से, हार्मोनल चेंज से मेरा शरीर, ब्रेस्ट, कमर सभी भर गए थे। मायके और ससुराल में दोनों जगह एक नन्हे मुन्ने बच्चे का इंतजार था। पूतों वाली कोठी में सिर्फ पुत्र की कामना होती थी, जबकि मायके में अम्मा और चाची कहती, एक स्वस्थ सुंदर बच्चा हो जाए, लड़का हो या लड़की। चाची हर बार कहती, लड़की हो, और उन्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे देना, मेरा बेटी का शौक पूरा हो जाएगा। छोटी बहन उनसे कहती, हमसे नहीं हुआ शौक आपका पूरा।
हम तो आपकी ही बेटियां हैं। अब तो ससुराल में हाहाकार मच गया था। छोटी बहू यानी मैं बांझ करार दी गई। दोनों बड़ी बहुओं ने साल भर के अंदर ही खानदान को चिराग दे दिए थे। सास ने अपनी एक दोस्त लेडी डॉक्टर से मेरे लिए बात भी कर ली थी। मेरी कोख घर में बहस या कहिए किसी भी बात का इतना ज्वलंत मुद्दा थी कि घर के छोटे बच्चे भी पूछते, चाची आप बांझ हो, आपके बच्चे नहीं हो सकते। मेरे लिए कभी किसी बाबा तो कभी किसी मौलाना को बुलाया जाता। रोज मेरे कमरे में मेरी कोख जागृत करने के लिए जड़ी बूटी के धुएं भरे जाते और मैं खांसते खांसते बेदम। मुझे बार बार दादी की सुनाई कुंती की कहानी याद आई। लगा काश मैं कुंती होती। एक दिन तो हद हो गई जब जेठानी ने आकर मुझे कहा, मैं दोनों पैर ऊपर उठा नीचे का हिस्सा खोल लेट जाऊं। एक बाबा वहां आएंगे और टारगेट ऑर्गन पर ही धुआं देंगे। इसका परिणाम 9 महीने में ही आ जाएगा। मेरे तो जैसे सब्र का बांध टूट गया। थी जरूर एक साधारण किसान परिवार से, लेकिन इतनी खुददारी तो जरूर थी। मैंने जोर से जेठानी का हाथ झटकारा और दौड़कर ड्राइंग रूम, जहां घर के बड़े और वो ढोंगी बाबा बैठे हुए थे, बिना परिणाम की चिंता किए मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, पुत्र आपका पांडु है और विचित्र वीर भी है। इसके टारगेट ऑर्गन में धुआं लगा मंत्र फुकवाइए। मैं कुंती नहीं हूं। मुझे नहीं आता सूर्य पवन और इंद्र का आह्वान कर पुत्र पैदा करना। मैं कुंती नहीं हूं। सारा घर आवाक रह गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैं वसुधा बार बार चिल्लाए जा रही थी, मैं कुंती नहीं, मैं कुंती नहीं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।